हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइट। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष और आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रजिस्टर और रिटर्न। ये तुम्हारे सीए इंटरमीडिएट का भी पार्ट है और सीएस एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। अब मैं पहले बता देता हूँ, ये चैप्टर कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है। चाहे तुम अगर सीए इंटर का मॉड्यूल उठा लो या सीएस एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल उठा लो, ये कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है। ये जो है सेक्शन 88 से लेकर 95 तक ये चैप्टर में कवर होता है। और ये जो पार्ट है, ये अगर सीए इंटर की बात करें तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो चैप्टर है चैप्टर 7 उसका ही ये पार्ट है। और वहीं सीएस एग्जीक्यूटिव में मेंबरशिप नाम से कंपनी लॉ में एक चैप्टर है, उस चैप्टर का ये पार्ट है। तो यानी ये कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है, ये एक चैप्टर का ही पार्ट है। तो यहाँ पर अभी हम लोग ये रिवीजन करने वाले हैं। इसके नोट्स भी मैं लाया हूँ और मैं पूरे डिटेल में अच्छे तरीके से तुम्हें रिवाइज करवाऊंगा। नोट्स तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, नीचे ज्वाइन हो जाओ ग्रुप, ठीक है। वहाँ पे मैं ये नोट्स भेज दूंगा। सीए इंटर वालों ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए मैंने ये पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करवाया है। यानी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो चैप्टर है, चैप्टर 7 जो सबसे बड़ा चैप्टर है, वो मैं आज तुम्हें ख़त्म करवा दूंगा। इससे पहले 2 वीडियोस मैंने ले चुका है, ठीक है। एक मैंने लिया था सेक्शन 96 से शायद 106 107 तक, एंड रेस्ट उसके बाद लिया। यानी हमारा जो जनरल मीटिंग वाला पोर्शन है ना, सेक्शन 96 से 122 तक, वो हमने कवर कर लिया है। हमारा बस बचा हुआ है सेक्शन 88 से 95 और हमारा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी चैप्टर 7 तुम्हारे मॉड्यूल से आज पैकअप हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेक्शन पे आएंगे। अगर तुम बेसिक समझ जाओगे ना तो फिर सेक्शन समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। मतलब सेक्शंस इतने हार्ड नहीं होते। अगर तुम लॉजिक, जो सेक्शंस के बिहाइंड अगर लॉजिक है वो तुम समझ जाते हो तो फिर सेक्शन बहुत ही इजी हो जाता है। सीएस एग्जीक्यूटिव वालों भी ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। जो सीए इंटर का सिलेबस है वही सीएस एग्जीक्यूटिव का भी सिलेबस है। चलो चलो, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। या देखो, सबसे पहले, कभी तुम बचपन में स्कूल गए हो? स्कूल बोलोगे यार, स्कूल तो गए ही हैं सारे लोग। एटलीस्ट क्लास 10 तक तो सारे लोग स्कूल गए होंगे। हाँ, 10th के बाद हो सकता है कुछ नॉन अटेंडिंग करने चले जाते हैं। सो 10 तक तो सारे लोग स्कूल गए ही ना गए होंगे। कभी ना कभी तुम लोग स्कूल तो गए होंगे। अब स्कूल में तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम स्कूल में एंट्री लेते हो, जो फर्स्ट क्लास होता है, फर्स्ट पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं, उस फर्स्ट पीरियड में क्या होता है? उस फर्स्ट पीरियड में बेसिकली क्लास टीचर आते हैं। क्लास टीचर आते हैं एक रजिस्टर लेकर, ठीक है। क्लास टीचर आते हैं एक रजिस्टर लेकर और उसमें अटेंडेंस मार्क करते हैं। ए से एब्सेंट, बी से प्रेजेंट, और सब बोलते हैं प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। क्या इस तरह होता है कि नहीं? ऑब्वियस सा बात है, हमने देखा है यार। क्लास टीचर आते हैं, एक रजिस्टर लेके आते हैं, उस रजिस्टर में जो है सारे स्टूडेंट्स के डिटेल रहते हैं, उनके नेम, फ़ोन नंबर। अगर कोई स्टूडेंट बदमाशी करेगा, मेरे स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट बदमाशी करता था तो फिर उसके पेरेंट्स को फ़ोन होता था। तो पेरेंट्स फ़ोन होने के लिए पता है कहाँ से फ़ोन नंबर पेरेंट्स का निकाला जाता था? रजिस्टर से। वो क्या बोलते थे, किसी बच्चे ने बदमाशी किया, जाओ ऑफिस से रजिस्टर लेकर आओ। ऑफिस से रजिस्टर लेकर आया, उसमें उस स्टूडेंट का नाम खोजा गया, रोल नंबर खोजा गया, और फिर वहाँ से नंबर उठाया गया और सीधा पेरेंट्स को फ़ोन कि आपके लड़के ने ये हरकतें की हैं या आपकी लड़की ने ये हरकत की है, ठीक है। तो यहाँ पर पेरेंट्स कॉल होता है, तो वो सब डिटेल स्टूडेंट का इस रजिस्टर में मेंटेन होता था, ठीक है। कितना दिन वो प्रेजेंट है, एब्सेंट है, उसके फादर का नेम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। एक और तुमने रजिस्टर देखा होगा स्कूल में ही, टीचर्स का रजिस्टर। जब टीचर्स स्कूल में आते होंगे तो तुमने देखा होगा कि वो भी एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, ठीक है। स्कूल वो उनका भी एक रजिस्टर मेंटेन करता है, कौन सा टीचर आ रहा है, कौन सा टीचर जा रहा है। तो ये अब तो भाई सब कुछ सिस्टमेटिक ऑनलाइन हो चुका है। लोग कार्ड ऐसे स्वाइप करते हैं, अटेंडेंस हो जाता है। बट पहले टाइम जब हम लोग 2011-12 की बात करें तो उस समय तो टीचर रजिस्टर ही मेंटेन किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने क्या नोटिस किया? स्कूल में तुमने नोटिस किया कि स्कूल रजिस्टर मेंटेन करता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए। टीचर्स के लिए सेपरेट रजिस्टर, स्टूडेंट के लिए सेपरेट रजिस्टर। उसी तरह अब उसको हम लोग को कंपनीज एक्ट में डालना है। यानी कंपनीज एक्ट भी यही बोलता है, सेक्शन 88, ठीक है। सेक्शन 88 क्या बोलता है? हर कंपनी
कुछ ना कुछ रजिस्टर मेंटेन करेगा। यानी हम लोग जो बचपन में कॉन्सेप्ट देख कर आ रहे हैं ना रजिस्टर का स्कूल में, वही कॉन्सेप्ट बस यहाँ पर कंपनी पे अप्लीकेबल हो गया है। यानी कोई डिफरेंस नहीं है। तुम बचपन से लॉ पढ़ते आ रहे हो और लोग बोलते हैं लॉ रटने की चीज़ है या लॉ नया सब्जेक्ट है, हमने कभी देखा नहीं है। तुमने बचपन में हमेशा लोअर लेवल पे लॉ देखा है, बस डिफरेंस एक ही रहता है कि अब तुमको उसे थोड़ा कंपनी के लेवल पे देखना होगा। सेक्शन 88 सबसेक्शन 1 एक सिंपल बात बोलता है कि कंपनीज को, हर कंपनी को कुछ रजिस्टर मेंटेन करने होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कौन से रजिस्टर। जैसे स्कूल टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए रजिस्टर मेंटेन करता था, तो कंपनी किन के लिए रजिस्टर मेंटेन करेगी? तो यहाँ पर आ जाता है सबसे पहले, ध्यान से देखना, रजिस्टर ऑफ मेंबर, जिसको हम लोग ROM भी बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी अपने मेंबर्स के लिए रजिस्टर मेंटेन करेगी, जिसमें कंपनी के मेंबर्स के बारे में सारी डिटेल्स तुम्हें मिलेंगी। जैसे कंपनी के टीचर्स के बारे में रजिस्टर में लिखा हुआ रहता था, स्टूडेंट के बारे में रजिस्टर में लिखा रहता था, उसी तरह कंपनी के जितने भी मेंबर हैं उनका सारा डिटेल कहाँ पे होगा? एक रजिस्टर ऑफ मेंबर में होगा और कंपनी इसको मेंटेन करेगी। ठीक है, अब इसमें जो है मेंबर इंडिया में हो, आउटसाइड इंडिया हो, कोई लेना देना नहीं है। मेंबर है ना भाई, तो फिर मेंबर का इसमें एंट्री होगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में उनको लिखा जाएगा, उनके एंट्रीज होंगी। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेंबर किसको बोलते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, सीए फाउंडेशन में तुमने पढ़ा है कि मेंबर किसको बोलते हैं, तो बोलोगे यार शेयर होल्डर्स, जिसने कंपनी के शेयर्स खरीदे वो मेंबर हुए। तो अब देखो दो तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं, एक होते हैं प्रेफरेंस और एक होते हैं इक्विटी। ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, मतलब फाउंडेशन, इवन क्लास 11-12 में भी कॉमर्स लिया होगा तो तुमने ये कहीं ना कहीं सुना होगा कि दो तरह के शेयर होल्डर होते हैं, एक प्रेफरेंस एक इक्विटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रजिस्टर ऑफ मेंबर ROM मेंटेन होगा ना, प्रेफरेंस के लिए अलग, इक्विटी के लिए अलग, यानी सेपरेट क्लास के लिए सेपरेट रजिस्टर ऑफ मेंटेन होगा। ठीक है, जैसे स्कूल में हर क्लास के लिए डिफरेंट रजिस्टर होता था, क्लास 9 के लिए अलग, क्लास 10 के लिए अलग, उसी तरह यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अलग रजिस्टर मेंटेन होगा और इक्विटी वालों के लिए अलग रजिस्टर मेंटेन होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसेक्शन 1 अभी तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर कनेक्ट होता है रूल 3 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल 2014। अब वो रूल क्या बोलता है? अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वो कंपनी ये जो ROM मेंटेन करेगी ना, उसका फॉर्मेट MGT1 होगा। ये फॉर्मेट दिया हुआ है, यानी वो जो रजिस्टर है वो किस तरह से मेंटेन होगा, तो वो MGT1 उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी हिसाब से तुमको मेंटेन करना होगा। लेकिन ये सिर्फ उन कंपनी के लिए है जिनके पास, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। अब तुम बोलोगे यार क्या दूसरी कंपनी भी होती है? याद करो CA फाउंडेशन, उसमें तुमने पढ़ा था कि कंपनी में एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो यहाँ पर अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं है, यानी एक ऐसा कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल ही नहीं है, फॉर एग्जांपल गारंटी कंपनी, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये फॉर्मेट में आपको रजिस्टर नहीं मेंटेन करना। आपको रजिस्टर तो मेंटेन करना है, क्योंकि सबसेक्शन 1 का पहला लाइन ही बोलता है कि हर कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना है। बट अगर आपके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो ऑब्वियस बात है आप रजिस्टर मेंटेन करोगे और उसमें ये फॉलोइंग डिटेल्स दे दोगे। ठीक है, अब ये फॉलोइंग डिटेल्स क्या क्या है? मेंबर का नाम, उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, पैन, अगर मेंबर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, नेशनैलिटी। ठीक है, मेंबर माइनर है तो गार्जियंस का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेम एंड एड्रेस नॉमिनी का, ये सारी डिटेल रहेंगी। कब वो मेंबर बना, कब वो मेंबरशिप छोड़ा। ठीक है, अगर उसने कोई गारंटी दिया हुआ है, गारंटी कंपनी में मेंबर्स गारंटी देते हैं, अगर उसने कोई गारंटी दिया है तो वो बताना होगा। कोई अदर इंटरेस्ट है उसका, वो बताना होगा। अगर उस इंसान ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है कंपनी को कि भाई हमको नोटिस जो दोगे इस वे में दोगे, यानी मान लो कंपनी जो है सबको नोटिस ईमेल के थ्रू भेज रही है, लेकिन इस मेंबर ने साफ साफ बोला हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि मेरे को जब भी नोटिस आएगा पोस्ट के थ्रू आएगा, तो फिर कंपनी को इसको पोस्ट के थ्रू नोटिस देना पड़ता है। ये बातें मैंने सेक्शन 101 में ऑलरेडी तुम्हें कवर करवाई है, पार्ट 1 जाके देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे होगा, तो वहाँ पर वो जो सारे इंस्ट्रक्शन भी कंपनी यहाँ पर लिखेगी। तो ये हो गया ऑल अबाउट रजिस्टर ऑफ मेंबर। आई होप कि तुम्हें पहला रजिस्टर समझ में आ गया। अब एक और रजिस्टर कंपनी मेंटेन करता है, वो है रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर क्या होता है? कंपनी अगर किसी से पैसे लेने चाहती है तो कंपनी पैसे रेज करती है, बदले में उन्हें डिवेंचर दे देती है और उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है।
ठीक है। तो कंपनी अगर कोई डिवेंचर अलॉट कर रही है तो ऑब्वियस बात है आपको उसका भी एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। उसके अलावा एक थर्ड और रजिस्टर कंपनी मेंटेन करती है, वो है रजिस्टर ऑफ एनी अदर सिक्योरिटीज होल्डर। यानी डिवेंचर के अलावा कोई अदर सिक्योरिटी इशू हुआ है, लेट्स सपोज डिवेंचर के अलावा बॉन्ड इशू हुआ है, वारंट इशू हुआ है, तो उनके लिए भी एक सेपरेट रजिस्टर बनाया जाएगा। सिंपली अगर मैं अभी तक क्रक्स बोलूँ, क्रक्स पे आऊँ, तो कंपनी को 3 रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं। एक होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर, एक होता है रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, और एक होता है रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटीज होल्डर। यानी इन 3 के चीज़ के बारे में कंपनी को जो है रजिस्टर मेंटेन करना होता है। बस इतनी सी बात सेक्शन 88 सबसेक्शन 1 बोल रहा है। अब यहाँ पे रूल 4 कनेक्ट होता है। रूल 4 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। कोई भी कंपनी इशू करेगी या अलॉट करेगी डिवेंचर या कोई भी अदर सिक्योरिटीज, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, सेपरेट रजिस्टर बनेगा फॉर ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। वारंट के लिए अलग बनेगा, बॉन्ड के लिए अलग रजिस्टर बनेगा, जैसे इक्विटी के लिए अलग, प्रेफरेंस के लिए अलग है, उसी तरह हर अलग अलग टाइप्स के लिए अलग अलग रजिस्टर बनेगा। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा चीज, इनका फॉर्मेट होगा MGT2, ROM का फॉर्मेट था MGT1। बाकी जो अदर रजिस्टर होंगे, चाहे डिवेंचर के हो, वारंट के हो, अदर कोई भी सिक्योरिटीज़ के जो रजिस्टर होंगे, उनका फॉर्मेट होगा MGT2। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब रूल 5 कनेक्ट होता है। वो बोलता है कि एंट्री कब तक होंगी इस रजिस्टर में। ठीक है, हम लोग समझ गए कि रजिस्टर मेंटेन करना है, बट इस रजिस्टर में एंट्री कब तक कर देना है, तो ध्यान से सुनना। विद इन 7 days ऑफ अप्रूवल ऑफ द बोर्ड या कमिटी। ठीक है, मान लो बोर्ड ने अप्रूव कर दिया कि अब हम इस डिवेंचर्स को अलॉट कर रहे हैं, तो जैसे ही उन्होंने अप्रूव कर दिया तो अब अलॉटमेंट होगा, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर जो है कंपनी को उस पार्टिकुलर रजिस्टर में जो है मेंटेन कर देना है, एंट्री डाल देना है कि ये डिवेंचर होल्डर है, इनके पास इतना डिवेंचर है। ठीक है, उसके बाद कनेक्ट हो जाता है रूल 5 सब रूल 2। अब ये क्या बोलता है, ध्यान से देखना। ये पूछता है हमसे एक सवाल कि ये रजिस्टर मेंटेन करोगे, बट कहाँ करोगे, प्लेस क्या होगा रजिस्टर मेंटेन करने का। मैं तुमसे पहले एक सवाल पूछता हूँ, स्कूल में जो स्कूल के रजिस्टर्स होते थे वो मेंटेन कहाँ होते थे। तुम बोलोगे यार स्कूल ऑफिस में। ठीक है, मेरे स्कूल में तो भाई स्कूल ऑफिस में होता था। अब कोई भी स्टूडेंट बदमाशी करता था, मॉनिटर को बुलाया जाता था, मॉनिटर को बोलता था स्कूल ऑफिस से जाओ रजिस्टर लेके आओ, मॉनिटर जाता था ऑफिस से रजिस्टर लेकर आ जाता था। तो बेसिकली सारे रजिस्टर ऑफिस में ही मेंटेन होते थे। उसी तरह अगर एक कंपनी रजिस्टर बना रहा है तो उसको मेंटेन कहाँ पे करेगा, तो ध्यान से समझना। रजिस्टर जो मेंटेन होगा वो रजिस्टर ऑफिस में होगा। कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस होगा वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, मान लो कंपनी चाह रही है कि रजिस्टर ऑफिस के अलावा भी वो और कहीं रजिस्टर रखना चाहती है। ठीक है, कंपनी चाह रही है, तो कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है, तो देखो कंपनी को सबसे पहले तो SR पास करना होगा। ठीक है, कंपनी को सबसे पहले क्या करना होगा, SR पास करना होगा, और SR पास करके वो आउटसाइड रजिस्टर ऑफिस बट विद इन द सेम सिटी टाउन विलेज जो है रजिस्टर मेंटेन कर सकती है। लेट्स सपोज कंपनी का रजिस्टर ऑफिस दिल्ली है, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली है कंपनी का रजिस्टर ऑफिस, तो कंपनी मान लो रजिस्टर ऑफिस के अलावा न्यू दिल्ली में ही कहीं और, ठीक है, एक दूसरा रजिस्टर मेंटेन करना चाहती है दूसरे प्लेस पे, तो कंपनी सिंपली क्या करेगी, SR पास करेगी। अब एक और क्वेश्चन आता है कि मान लो कंपनी को आउटसाइड द सिटी रजिस्टर मेंटेन करना है, यानी लेट सपोज मेरा कंपनी है वो रजिस्टर कहाँ है, कोलकाता में। अब मेरे को एक और रजिस्टर मेंटेन करना है मुंबई के लिए या गुजरात के लिए या अहमदाबाद के लिए या फिर दिल्ली, पंजाब, कहीं भी, कोलकाता के अलावा कहीं और भी मेरे को एक रजिस्टर मेंटेन करना है। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले SR तो मेरे को पास करना ही होगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक चेक करूँगा कि मैं जिस भी प्लेस पे रजिस्टर मेंटेन करना चाह रहा हूँ क्या उस प्लेस पे मोर देन 1/10 ऑफ टोटल मेंबर रह रहे हैं या नहीं रह रहे। मान लो मेरे कंपनी में 100 मेंबर हैं, तो मैं ये चेक करूंगा कि मैं जिस जगह पर रजिस्टर मेंटेन करना चाह रहा हूँ वहाँ पे एटलीस्ट 11 मेंबर तो रिसाइड करने चाहिए। अगर वहाँ 11 मेंबर नहीं है तो मैं यहाँ पर मेंटेन नहीं कर पाऊँगा रजिस्टर, सिंपल सा बात है। तो तुम्हें यहाँ पे मोर देन 1/10 का क्राइटेरिया देखना है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना मोर देन 1/10 है, 1/10 और मोर नहीं है।
यानी तुम्हें 1/10 से ज़्यादा देखना है, यानी 1/10 से ज़्यादा यानी 11 एटलीस्ट होनी चाहिए आउट ऑफ 100, ठीक है, तो ही तुम जो है वहाँ पर रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। अब रूल 5 सब रूल 4 आता है कि अगर कोई भी चेंजेस होता है मेंबर्स, डिवेंचर होल्डर्स या अदर सिक्योरिटीज होल्डर में कोई भी रीज़न के कारण किसी का डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया या आईपीएफ में ट्रांसफ़र हो गया, ये क्या होता है, ये डिविडेंड वाले चैप्टर में तुम पढ़ोगे, टेंशन मत लो। अभी बस इतना समझ लो कि सरकार के पास ट्रांसफ़र हो गया तो उस सिचुएशन में एंट्री डालनी पड़ती है इस रिस्पेक्टिव रजिस्टर में और बताना पड़ता है कि क्या चेंजेस हुआ और क्यों ये सारे चेंजेस आए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो अब ध्यान से देखो, अभी तक मैंने क्या बताया तुम्हें, सेक्शन 88 में मैंने बताया प्लस रूल 5 कि कंपनी जो है वो अपना रजिस्टर मेंटेन कर सकती है विद इन इंडिया। मतलब अगर कंडीशन तुम सेटिस्फाई कर लो तो तुम रजिस्टर कहाँ रख सकते हो, विद इन इंडिया। बट मान लो कंपनी में मेंबर्स आउटसाइड भी है, मान लो मेरा एक कंपनी है, रजिस्टर ऑफिस कोलकाता में, मैंने एक रजिस्टर मुंबई में रखा, वहाँ 15 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे कुछ मेंबर्स जो है ना, मान लो 5-6 मेंबर्स जो हैं वो कहाँ हैं, मान लो वो हैं यूके के, लंदन के हैं, ठीक है, लंदन से किसी ने मेरे कंपनी में पैसे लगाए हैं, वो शेयर होल्डर है। तो अब इस सिचुएशन में मैं चाह रहा हूँ कि एक रजिस्टर मैं लंदन में भी मेंटेन करूँ उनके लिए, वो 5 जो ऑन शेयर होल्डर हैं उनके लिए एक फॉरेन रजिस्टर मैं मेंटेन करूँ लंदन में। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? अभी तुम जितना तुमने अभी पढ़ा है तुम बोलोगे सर यार भाई ये तो नहीं हो पाएगा, मतलब रूल 5 बोल रहा है कि सिर्फ विद इन इंडिया तक में आप एसआर पास करके कर सकते हैं, आउटसाइड इंडिया के तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अगर तुमको बोलूं कि तुम एक फॉरेन रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हो तो तुम बोलोगे ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेक्शन 88 सबसेक्शन 4 में। ये देखो, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने ऑथराइज कर दिया है यानी एओए में पावर दी गई है कंपनी को, तो कंपनी चाहे तो एक रजिस्टर जो है आउटसाइड इंडिया भी मेंटेन कर सकता है और इस रजिस्टर को हम लोग फॉरेन रजिस्टर के नाम से जानेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ डिफाइन भी किया है। फॉरेन रजिस्टर क्या है? एक पार्ट ऑफ रजिस्टर है जिसमें नेम एंड पार्टिकुलर्स रहते हैं, मेंबर, डिवेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटीज होल्डर या बेनिफिशियल ऑनर जो कि रिसाइड कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर जो भी मेंबर्स, डिवेंचर होल्डर्स, सिक्योरिटीज होल्डर रह रहे हैं उनके डिटेल्स के बारे में एक रजिस्टर सेपरेट से मेंटेन किया जा सकता है वहीं पर, लंदन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया जहां भी है, और वो रजिस्टर कहलाया जाता है फॉरेन रजिस्टर। इसके साथ रूल 7 भी कनेक्ट हो जाता है। रूल 7 पहले तो डिफाइन करता है फॉरेन रजिस्टर, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ कर दिया। उसके बाद रूल 7 क्या बोलता है कि कंपनी जैसे ही रजिस्टर खोलेगी, मान लो जैसे आज से कंपनी ने, मैंने बोला 1 मार्च से मैं फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करूंगा लंदन में, ठीक है, तो 1 मार्च जैसे आया मैंने फॉरेन रजिस्टर ओपन कर दिया। तो जैसे ही मैं फॉरेन रजिस्टर ओपन कर दूंगा वैसे ही मेरे को 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को नोटिस देकर बताना होगा कि मैंने कहाँ पे फॉरेन रजिस्टर रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो नोटिस जाएगा वो MGT 3 में जाएगा विथ फी। अब देखो यहाँ पे थोड़े से स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, वो MGT 3 को फॉर्मेट समझ लेते हैं। भाई ये फॉर्मेट नहीं है, ये क्या है, ये फाइलिंग करने का एक फॉर्म है। MGT 1 और MGT 2 जो अभी हम लोग पढ़े वो फॉर्मेट थे, ये कोई फॉर्मेट नहीं है, ये सिर्फ फाइल करने का फॉर्म है, ठीक है। MGT 3 में हम बस आरओसी को बता रहे हैं, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है जो हम लोग रजिस्टर मेंटेन करेंगे वो MGT 3 में मेंटेन करना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में गलती हो जाती है, ठीक है। फॉरेन रजिस्टर बेसिकली जो है पार्ट ऑफ प्रिंसिपल रजिस्टर है। इसका मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया है, देख लो। मान लो कंपनी में फॉरेन रजिस्टर मेंटेन किया और किसके लिए किया, 200 मेंबर्स के लिए किया जो यूके में रह रहे हैं, ठीक है। स्टिल कंपनी को रजिस्टर ऑफिस में जो मेन प्रिंसिपल रजिस्टर है उसमें जो है ये 200 मेंबर्स का डिटेल इंक्लूड करना ही होगा, यानी प्रिंसिपल रजिस्टर में सब कुछ होगा। समझ लो एक तरह से कि प्रिंसिपल रजिस्टर का एक्सट्रैक्ट हमने उठा के फॉरेन में डाल दिया है, ठीक है। उसके अलावा फॉरेन रजिस्टर का जो है फॉर्मेट सेम होगा एज प्रिंसिपल रजिस्टर। यहाँ पे फॉर्मेट की बात हो रही है, यानी अगर तुमने रजिस्टर ऑफ मेंबर खोला है, फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर खोला है तो उसका फॉर्मेट MGT 1 होगा। अगर तुमने रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटीज होल्डर खोला है तो उसका फॉर्मेट MGT 2 होगा, यानी फॉर्मेट यहाँ वाला ही होगा, ठीक है। और फाइलिंग करने के लिए हम MGT 3 का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो आगे बढ़ो,
ठीक है। इसका इंस्पेक्शन वगैरह भी हो सकता है, इसका कॉपी तुम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो सेम मैनर में जैसे प्रिंसिपल रजिस्टर का कर सकते हो। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखना, तुम फॉरेन रजिस्टर खोलोगे आरओसी को बताओगे, तुम चाहो तो फॉरेन रजिस्टर क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, क्लोज भी कर सकते हो कि आप मेरे को यहाँ पे फॉरेन रजिस्टर नहीं रखना। तो उस सिचुएशन में तुमको जो है एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर में जो है एडवर्टीजमेंट देना होगा और बताना होगा कि हम लोग अब ये रजिस्टर बंद करने वाले हैं बिफोर क्लोजिंग। ठीक है, अब ये एडवर्टीजमेंट यहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये एडवर्टीजमेंट इंडिया में देना है। अरे नहीं भाई, ये एडवर्टीजमेंट लंदन में दूंगा मैं, मतलब जिस जगह फॉरेन रजिस्टर मेंटेन किया गया है वहाँ ना मैं एडवर्टीजमेंट दूंगा, यहाँ क्यों दूंगा। मेंबर वहाँ के नाम उनका हट रहा है, नाम रजिस्टर, तो वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो इफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ इंडिया के लोगों को क्या लेना देना। तो यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा वो जिस जगह मेंटेन हुआ है रजिस्टर उसके लिए दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये रेक्टिफिकेशन वाला एंट्री कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सीए इंटर का, मतलब सीए इंटर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी बातें। ठीक है, रूल्स में लिखी हुई थी तो मैंने इंक्लूड कर दी। ठीक है, उसके बाद फॉरेन रजिस्टर में जो एंट्री होगा वो कब होगा, जब बोर्ड डिसाइड करेंगे, अलॉटमेंट वगैरह हो जाएगा तब होगा। ठीक है, उसके अलावा आगे देखो, कंपनी जो है कोई भी एंट्री डालेगा फॉरेन रजिस्टर में, कंपनी कोई भी एंट्री जैसे फॉरेन रजिस्टर में डालेगा, उस एंट्री के विद इन 15 डेज ये रजिस्टर ऑफिस में भी बता देगा, ट्रांसमिट कर देगा और रजिस्टर ऑफिस में भी एंट्री हो जाएगा। यानी पहले फॉरेन रजिस्टर में एंट्री करना है, फिर वहाँ से 15 दिन के अंदर अंदर हमें ये रजिस्टर ऑफिस जो प्रिंसिपल रजिस्टर है उसमें बताकर उसमें भी एंट्री कर देना है। ठीक है, उसके अलावा रजिस्टर ऑफिस में जो है कंपनी एक डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करेगा ही करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर जो है पार्ट ऑफ प्रिंसिपल रजिस्टर ही माना जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो शेयर डिवेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटीज़ होल्डर हैं जिनका नाम है फॉरेन रजिस्टर में, तो प्रिंसिपल रजिस्टर में भी उनका नाम होगा, ऑलरेडी मैंने भी बताया, तो उनको मार्क कर दिया जाएगा, उनको अलग से डिस्टिंग्विश किया जाएगा कि देखो ये फॉरेन रजिस्टर के आदमी हैं। ठीक है, उसके यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगा वो सबसे पहले रजिस्टर फॉरेन रजिस्टर में होगा और उसके बाद अपडेट किया जाएगा प्रिंसिपल रजिस्टर में। यहाँ पे मैंने लॉजिक बताया कि फॉरेन रजिस्टर में ही सारा ट्रांजैक्शन रजिस्टर होगा, फॉरेन रिलेटेड उन मेंबर्स के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो सबसे पहले फॉरेन रजिस्टर में जाएगा और फिर बाद में प्रिंसिपल रजिस्टर में अपडेट किया जाएगा। मैंने यहाँ पे डिफरेंस बताया, ऑपरेशन रजिस्ट्रेशन एंड अपडेटिंग इज डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग सिर्फ अपडेट कर रहे हैं। अब कंपनी चाहे तो डिसकंटिन्यू कर सकती है फॉरेन रजिस्टर, इसके लिए कम से कम 2 न्यूज़पेपर में तुमको वो देना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट। उसके साथ साथ अब कंपनी मान लो डिसकंटिन्यू कर रही है तो उसमें जितने भी एंट्री है उस फॉरेन रजिस्टर में जितनी भी एंट्री है अब कंपनी उसका क्या करेगी, तो अगर कोई अदर फॉरेन रजिस्टर कंपनी मेंटेन कर रही है तो उसमें ट्रांसफ़र कर दे। मान लो मैं 2 फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर रहा हूँ, एक सिडनी ऑस्ट्रेलिया में और एक लंदन यूके में। ठीक है, अब मैं लंदन वाला फॉरेन रजिस्टर बंद कर रहा हूँ तो उसमें मान लो एंट्री थी, तो वो एंट्री मैं क्या कर सकता हूँ, सिडनी वाले में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सिडनी वाले में ना ट्रांसफ़र करके सीधा मैं प्रिंसिपल ऑफिस में यानी प्रिंसिपल रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर लूँ, बस सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। चलो, यहाँ पे सेक्शन 88 लगभग ऑलमोस्ट डन हो गया। अब ऊपर भी थोड़ा सा सेक्शन है, उसके बाद हम लोग 5 पे आएंगे। चलो आ जाओ, सेक्शन 88 सबसेक्शन 2 ये क्या बोलता है, जितने भी रजिस्टर मेंटेन हो रहे हैं अंडर सेक्शन 88 सबसेक्शन 1, बेसिकली वो जो 3 रजिस्टर मेंटेन हो रहे हैं उन रजिस्टर्स के इंडेक्स को भी मेंटेन करना पड़ेगा। इंडेक्स में बेसिकली क्या होता है, नाम होता है। अब तुम कोई भी कॉपी उठा के देख लो, मेरे कॉपी में तो इंडेक्स नहीं है भाई, मेरे कॉपी थोड़े अलग डिज़ाइन की कॉपी है तो मेरे पास इंडेक्स नहीं है, बट तुम अगर क्लासमेट की कोई भी नोटबुक उठा के देख लो, स्कूल में जो तुम यूज़ किया करते थे तो इंडेक्स होता है, कोई भी बुक उठा लो उसमें भी इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, ऊपर से डिटेल रहता है कि तुमको यहाँ से यहाँ ये मिलेगा, यहाँ से यहाँ ये मिलेगा। उसी तरह कंपनी को भी अपने हर रजिस्टर के लिए एक इंडेक्स मेंटेन करना होगा। बट यहाँ पर रूल 6 आता है और रूल 6 यहाँ पर आता है और वो क्या बोलता है कि कंपनी जिसके मेंबर डिवेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर लेस देन 50 हैं तो उनको जो है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ मैंने हारमोनियस इंटरप्रिटेशन क्यों लिखा है, ठीक है, ये बात रूल 6 जब तुम खुद से पढ़ोगे बाय बेयर लॉ तो तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे हारमोनियस इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें एग्जैक्टली पूरा बताऊं, क्योंकि
इसको बताने में मेरे को 30 मिनट्स लग जाएंगे और इंटरप्रिटेशन के साथ ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पे इसको मैं रहने देता हूँ। तुम बस इतना रूल 6 समझ लो कि अगर 50 से कम है, मेंबर हो, डिवेंचर होल्डर हो, अदर सिक्योरिटीज होल्डर हो, तो उनके लिए आपको रजिस्टर मेंटेन करने, उनके लिए आपको इंडेक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके कंपनी सारे नेसेसरी जो एंट्री करेगा इंडेक्स में, और इसको भी इंस्पेक्शन के लिए अलाउड किया जाएगा जैसे ROM में किया जाता है। अब आ जाता है सेक्शन 88 सबसेक्शन 3। ये क्या बोलता है, ध्यान से देखना। थोड़ा सा जगह है क्या, ओ भाई जगह नहीं, हाँ देखो यहाँ। अब देखो, कंपनी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनके शेयर्स जो हैं वो लिस्टेड, ठीक है, या फिर डीमैट अकाउंट में कंपनी के शेयर होल्डर्स शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। एक होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। तो ये तुमने सुना होगा, अगर कंपनी लिस्टेड है तो ऑब्वियस सा बात है उसका शेयर मार्केट में लिस्ट है तो वो फ्रीली ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर मैं रिलायंस की बात करूं, क्या सेकेंड्स में रिलायंस के ऑनर बदल रहे हैं, यानी शेयर होल्डर बदल रहे हैं। आज मेरे पास रिलायंस के 10 शेयर्स हैं, मैंने आज ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, 3 शेयर ट्रांसफ़र कर दिया। वो 3 जिसके पास गए उसने फिर 2 ट्रांसफ़र कर दिया, फिर मैंने परसों 5 परचेज़ कर लिया। तो क्या सेकेंड्स में यहाँ पर रिलायंस के ऑनर्स बदल रहे हैं, ऑब्वियस सा बात है। तो अगर सेकेंड्स में रिलायंस के ऑनर चेंज हो रहे हैं तो तुम खुद सोचो जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है उसमें एंट्री करेगा कैसे, क्योंकि एंट्री करने का टाइम तो 7 दिन है। अब 7 दिन से पहले ही इतने सारे चेंजेस हो जाएंगे तो फिर कंपनी आखिर करेगा तो करेगा कैसे। या अगर कंपनी के शेयर्स डीमैट अकाउंट में होल्ड कर रहे हैं शेयर होल्डर्स, तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं है कि एंट्री डालना, क्योंकि इसमें तो तुरंत तुरंत ट्रांसफ़र होंगे। बट अगर कोई फिजिकली शेयर होल्ड कर रहा है, ये तुम पढ़ोगे शेयर कैपिटल में कि आप फिजिकली भी शेयर्स होल्ड कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में फिजिकल शेयर को अगर ट्रांसफ़र करना होता है तो उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है। ठीक है, उस प्रोसेस में टाइम लगता है। तो अब उस प्रोसेस में टाइम लगता है तो उसमें आप आराम से रजिस्टर ऑफ मेंबर में चेंजेस कर सकते हैं। बट अगर शेयर डीमैट अकाउंट में है या लिस्टेड है तो ऑब्वियस सा बात है कंपनी ये काम नहीं कर सकती। इसलिए कंपनी क्या करती है, डीमैट अकाउंट या फिर शेयर जो लिस्टेड है उसके लिए कंपनी डिपॉजिटरी की मदद लेती है। कंपनी किसकी मदद लेती है, डिपॉजिटरी की। और ये जो है वो सारे डिटेल्स रखते हैं कि किसको शेयर्स बेचे गए, और ये भी एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। और इस रजिस्टर को कंपनी मान लेता है कि कंपनी के बिहाफ पे डिपॉजिटरी रजिस्टर ऑफ मेंबर ROM मेंटेन कर रहा है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यही तो था भाई, सेक्शन 88 सबसेक्शन 3 यही बात हमें बोलता है। ये देखो, रजिस्टर और इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ऑनर मेंटेन बाय डिपॉजिटरी, उसको डीम्ड किया जाएगा कि रजिस्टर और इंडेक्स जो है इस एक्ट के लिए ही मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन एक और, रूल 8 क्या बोलता है, कोई भी एंट्री जो हो रहा है अंडर सेक्शन 88 या इंडेक्स में हो रहा है उसको ऑथेंटिकेट करवाना पड़ता है। किससे, CS कर देगा, नहीं तो कोई भी पर्सन जो ऑथराइज है बोर्ड के द्वारा, ठीक है। प्लस बोर्ड रिजोल्यूशन कब पास हुआ उसका डेट वगैरह भी देना होगा। फिर जो फॉरेन रजिस्टर में एंट्री होगा उसको भी ऑथेंटिकेट करेगा, और उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, सेम CS या कोई भी अदर पर्सन, ठीक है, जिसको बोर्ड ऑथराइज कर रहा है। और प्लस साइन भी किया जाएगा हर एंट्री होने के बाद, ठीक है। तो ये रूल 8 हमें बोलता था। चलो, इसी के साथ सेक्शन 88 लगभग पैकअप हो गया तुम्हारा, बड़ा सेक्शन था। सेक्शन 88 सब सेक्शन 5 बोलता है कि अगर तुमने सब सेक्शन 1 और 2 के अंदर डिफॉल्ट किया है तो फिर पेनल्टी कंपनी पे 3 लाख, ऑफिशियल इन डिफॉल्ट पे 50,000। चलो, ठीक है। अब आ जाता है सेक्शन 94। सेक्शन 94 बेसिकली क्या बोलता है, जो भी रजिस्टर होंगे, जो भी रिटर्न होंगे अंडर सेक्शन 88 और 92 वो मेंटेन होंगे रजिस्टर ऑफिस में। ये कहीं देखा लग रहा है, बिल्कुल ये देखा लग रहा है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है। बट यहाँ पे तुमने रिटर्न के बारे में नहीं पढ़ा। अभी तुम रिटर्न समझ जाओ, मैं 92 पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी तुम रिटर्न को इग्नोर कर दो, ठीक है। अभी मानो जो भी रजिस्टर वगैरह मेंटेन होने हैं वो कहाँ होंगे, रजिस्टर ऑफिस में होंगे। फिर इसका प्रोवाइजो आता है, वो बोलता है कि अदर प्लेस पे भी कर सकते हो SR पास करके, और मोर देन 1/10 जो है तुम्हें देखना होगा वहाँ मेंबर रिसाइड कर रहे हैं या नहीं। ऑलरेडी हमने कर लिया है ये, ठीक है। सेकेंड प्रोवाइजो ये इंपॉर्टेंट है 94 के अंदर। ये क्या बोलता है, रजिस्टर और रिटर्न और रिकॉर्ड, कोई भी चीज़ चाहे रजिस्टर हो, रिकॉर्ड हो या रिटर्न हो,
ठीक है, वो मेंटेन किए जाएंगे, बट कब तक? अभी तक रजिस्टर मेंटेन कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ये हमने समझ गया। अब हमें समझना है कि ये जो रजिस्टर मेंटेन होंगे ये कब तक मेंटेन करके रखने हैं, क्या ज़िंदगी भर मेंटेन करके रखना है? तो ये प्रिस्क्राइब पीरियड तक मेंटेन करना होगा। अब प्रिस्क्राइब किया किसने? रूल 15 ने यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया। और रूल 15 ने क्या बोला है कि जो रजिस्टर ऑफ मेंबर और इंडेक्स हैं वो प्रिजर्व करके रखना है परमानेंटली, यानी हमेशा के लिए उनको प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है, और किसके कस्टडी में प्रिजर्व करके रखा जाएगा? कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई अदर पर्सन जो कि बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ऑथराइज किया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटीज होल्डर्स हैं और उनके इंडेक्स हैं वो 8 सालों तक के लिए प्रिजर्व किए जाएंगे। और 8 साल कब से देखना है? जब से इनका रिडम्पशन होगा। ठीक है, उसके बाद कोई कॉपी है एनुअल रिटर्न की अंडर सेक्शन 92, ठीक है, या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो इसके साथ अनेक्स्ड हुआ है वो भी 8 साल के लिए प्रिजर्व किया जाएगा फ्रॉम द डेट जिस दिन आरओसी को ये सारे एनुअल रिटर्न फाइल हुए हैं। ठीक है, फॉरेन रजिस्टर अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का है तो परमानेंटली प्रिजर्व करके रखा जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, मान लो फॉरेन रजिस्टर डिसकंटिन्यू हो गया, मतलब अब कंपनी ने क्लोज कर दिया, तो फिर उसकी एंट्री जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी अदर फॉरेन रजिस्टर में या फिर प्रिंसिपल रजिस्टर में। ये भी अभी हमने देख लिया। ठीक है, बट अगर कोई फॉरेन रजिस्टर ऑफ डिवेंचर या अदर सिक्योरिटीज होल्डर हैं तो वो 8 साल के लिए प्रिजर्व किया जाएगा रिडम्पशन से। अब एक क्वेश्चन जो सब में आता है कि आरओएम में तो आपने बता दिया कि ये किसके कस्टडी में रहेगा, सीएस या अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर। बाकी ये सब जो है किसके कस्टडी में रहेंगे? तो किसके कस्टडी में रहेंगे? सेम सीएस या ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर 94 सबसेक्शन 2 आता है, वो क्या बोलता है कि ये जो रजिस्टर रिटर्न इंडेक्स है, ठीक है, एक्सेप्ट द क्लोज वन, जो क्लोज हो चुका वो तो क्लोज हो चुका है, ये बाकी जो अभी करंट में है ये इंस्पेक्शन के लिए ओपन है बिजनेस आवर में, यानी कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है। कोई भी मतलब मेंबर, डिवेंचर होल्डर, बेनिफिशियल ऑनर वो इंस्पेक्ट करेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। और अगर कोई अदर पर्सन भी चाहे तो वो भी इंस्पेक्शन कर सकता है, बट प्रिस्क्राइब फी देकर। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहाँ पे एक केस लॉ देख लो, अनिल कुमार पोदार वर्सेस दर्शन सिक्योरिटीज़। थोड़ा सा डिस्क्लेमर सुन लो, सीए इंटर वालों, तुम्हें ये केस लॉ नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट समझ लेना। ठीक है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे मॉड्यूल का पार्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बट नाम तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में तुम नाम नहीं भी लिखोगे, कॉन्सेप्ट लिख दोगे, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर कोई सीएस एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट है तुम्हारे लिए कंपलसरी है, नाम तो तुम्हें याद करना ही होगा, क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव में क्वेश्चन सीधा पूछता है कि केस लॉ बताओ और उसके बाद फिर बताओ कि उस केस लॉ में क्या डिसाइड हुआ था। तुम्हें केस लॉ ही नहीं पता है तो तुम डिसाइड कैसे बताओगे? ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें तो ये पूरा याद करना होगा। सीए इंटर वालों को थोड़ा सा छूट है कि इनको ये नाम ताम याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बस समझ जाए। ठीक है, देखो अनिल कुमार पोदार वर्सेस दर्शन सिक्योरिटीज में होता क्या है। एनी अदर पर्सन, जो अबव मैंने लिखा कि मेंबर, डिवेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटीज होल्डर वो सारे इंस्पेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे दूसरा लाइन लिखा होता है कि एनी अदर पर्सन वो भी इंस्पेक्शन कर सकता है कुछ फ़ी दे के। तो यहाँ पर यही डिसाइड हुआ कि एनी अदर पर्सन मतलब कोई भी पर्सन नहीं। ठीक है, यहाँ पे एनी अदर पर्सन का इंटरप्रिटेशन तो यही निकल रहा है कि मतलब कोई भी इंसान, लिटरली कोई भी इंसान, मतलब जिसको कोई मतलब भी नहीं कंपनी से। मैं उठ के जा रहा हूँ, ठीक है, मैं उठ के जा रहा हूँ कोई भी कंपनी को जाके बोल रहा हूँ कि मुझे इंस्पेक्ट करना है आपका रजिस्टर, ठीक है, पैसे मैं दे रहा हूँ ये लो, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। एनी अदर पर्सन का मतलब है यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन जिसका कॉमर्शियल इंटरेस्ट है कंपनी में। अगर कंपनी में कोई भी कॉमर्शियल है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, नॉन इंटरेस्टेड पर्सन, उसको इंस्पेक्शन या कॉपी वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, मान लो मेरा टाटा से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं शेयर होल्ड कर रहा हूँ, कोई भी कॉमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या टाटा के पास जाऊंगा कि इंस्पेक्शन मेरे को अलाउड कर दो, तो वो मेरे को इंस्पेक्शन नहीं अलाउड करेगा क्योंकि मैं एनी अदर पर्सन में नहीं आता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रूल 14 कनेक्ट होता है, वो बोलता है कि जो प्रिस्क्राइब फ़ी कितना होगा। यहाँ जो प्रिस्क्राइब फ़ी लिखा है एनी अदर पर्सन के लिए, मान लो कोई अदर पर्सन है जैसे कि डिवेंचर होल्डर, क्रेडिटर्स, ठीक है, तो वो प्रिस्क्राइब फ़ी कितना उनसे लिया जाएगा, तो एओए में लिखा रहता है कितना फ़ी लिया जाएगा, बट मैक्सिमम जो है 50 रुपये चार्ज किया जा सकता है ईच इंस्पेक्शन के लिए। और यहाँ पे मैंने बताया कि बिजनेस आवर में आप वो कर सकते हैं इंस्पेक्शन, बिजनेस आवर में और रिजनेबल टाइम में कर सकते हैं, यानी एटलीस्ट 2 घंटे पर डे, आपको वर्किंग डे में 2 घंटे अलाउड करने होंगे दूसरे आदमी को इंस्पेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा
जो मेंबर है, डिवेंचर होल्डर है, अदर सिक्योरिटीज होल्डर है, बेनिफिशियल ऑनर है। अभी तक तुम्हें बेनिफिशियल ऑनर का मतलब नहीं पता है, अभी मैं आगे बताऊंगा, ये सेक्शन का पार्ट है। अभी बस इतना समझ लो कि ये लोग जितने भी हैं ये कॉपी भी डिमांड कर सकते हैं, यानी इंस्पेक्शन कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि मेरे को एक कॉपी भी दे दीजिए, मैं लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो उस कॉपी के लिए पैसे चार्ज किए जा सकते हैं, कितने, मैक्सिमम 10 रुपया। ठीक है, ईच पेज। ठीक है, और कंपनी जो है पैसे मिलने के 7 दिन के अंदर अंदर जो है क्या करेगी, कॉपी प्रोवाइड करेगी। फिर यहाँ देखो, कंपनी जो है ये फॉलोइंग डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करेगी, ना ही इंस्पेक्ट करने के लिए ना ही कॉपी प्रोवाइड करेगी। कौन कौन सा फॉलोइंग डिटेल, किसी का एड्रेस, रजिस्टर एड्रेस, ईमेल आईडी, यूआईएन या पैन नंबर, ये सब पर्सनल डिटेल होती है। कंपनी ये इंस्पेक्शन या फिर कॉपी में प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है, उसके अलावा ध्यान से देखो, सेक्शन 94 सबसेक्शन 3 सेम ऊपर वाली बात बोलता है, रूल 14 वाली ही, कि कोई भी मेंबर चाहे तो वो एक्सट्रैक्ट भी ले सकता है और कॉपी भी ले सकता है। ठीक है, प्रिस्क्राइब फी में, अब प्रिस्क्राइब फी हमें पता है 10 रुपीज़ पर ईच। लो, हो गया। 94 सबसेक्शन 4 बात करता है पेनल्टी के बारे में। कंपनी अगर डिफॉल्ट कर देता है, 7 दिन के अंदर नहीं देता, या कंपनी रिफ्यूज़ कर देता है इंस्पेक्शन, एक्सट्रैक्ट या कॉपी देने से, तो कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट 1000 रुपीज़ पर डे लाइबल होगा, मैक्सिमम 1 लाख तक। ठीक है, 94 सबसेक्शन 5 क्या होता है, सीजी जो है वो डायरेक्ट कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कंपनी को कि इमीडिएट अभी के अभी उसको इंस्पेक्शन के लिए अलाउड करो, या अभी के अभी उसको एक्सट्रैक्ट दो। 7 दिन का टाइम नहीं है, अभी दो, सीजी ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, और सीजी ने ये पावर किसको डेलीगेट कर दी है, आरडी को, ओरिजिनल डायरेक्टर। फिर सेक्शन 95 वो क्या बोलता है, जो भी रजिस्टर्ड इंडेक्स रिटर्न है अंडर सेक्शन 88, 92, 94, ये सब प्राइमा फेसी एविडेंस हैं। प्राइमा फेसी एविडेंस मतलब कि सिंपल वर्ड, इनको सही माना जाता है। अगर कोई कॉन्ट्ररी प्रूव ना हो तो माना जाता है इनमें जो भी लिखा है वही सही है। ठीक है, फिर आ जाता है सेक्शन 93, ये ऑमिट हो चुका है, अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कंपनीज एक्ट से ही हट चुका है। ठीक है, तो ना ये सीए का है, ना ये सीएस का है, ना सीएमए का, कहीं नहीं है, इसका अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। अब आ जाता है सेक्शन 91। सेक्शन 91 बात करता है क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर। पहले मैं थोड़ा सा लॉजिक तुम्हें समझाता हूँ, फिर तुम आराम से सेक्शन 91 समझ जाओगे, जैसे 88 समझे थे। ठीक है, लॉजिक देखो, कंपनी क्या करती है, डिविडेंड देती है, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स देती है। ऑब्वियस सा बात है, कंपनी में शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, यानी बहुत सारे कॉर्पोरेट बेनिफिट्स मिलते हैं कंपनी को। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी कॉर्पोरेट बेनिफिट्स देगी किसको, तो तुम बोलोगे शेयर होल्डर को, लेकिन शेयर्स तो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उस सिचुएशन में कंपनी डिटरमाइन कैसे करेगी कि कौन से शेयर होल्डर्स को देना है। तो यहाँ पर कंपनी मेंबर्स फाइनलाइज करने के लिए अपना बुक को क्लोज कर देती है। क्लोज करने का सेंस ये नहीं है कि मतलब ये बुक है एंड कंपनी इसको ऐसे बंद कर दी ना। बुक क्लोज का मतलब है कि कंपनी इस दिन से लेकर इस दिन तक कोई भी एंट्री नहीं करेगी अपने बुक्स में। ठीक है, अपने बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगा, और उस दिन जो भी मेंबर्स होंगे बुक में उनको ही सारा कॉर्पोरेट बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर। ठीक है, कंपनी सबसेक्शन 1 आता है, वो क्या बोलता है, मे क्लोज, ऑप्शनल है कंपनी के लिए। ठीक है, क्लोज कर सकती है रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर या रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटीज होल्डर। कितना, इन एग्रीगेट 45 डेज इन ईच ईयर। एक साल में कंपनी 45 डेज मैक्सिमम जो है अपना बुक को बंद कर सकती है, और एक बार में नॉट एक्सीडिंग 30 डेज एट वन टाइम, यानी कंपनी एक बार में 30 दिन मैक्सिमम लगातार बंद करके रख सकती है, और साल में इन टोटल 45 डेज, ठीक है, कंपनी बंद कर सकती है। यानी एक बार मान लो कंपनी ने 30 दिन के लिए बंद किया और एक बार कंपनी ने 15 दिन के लिए बंद किया। ठीक है, तो ये कर सकती है। क्या ऐसा कर सकती है कंपनी 40 दिन फिर 5 दिन? नहीं, मैक्सिमम एक बार में जो है 30 दिन तक बंद हो सकता है, और पूरे साल में मैक्सिमम 45 डेज के लिए बंद हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के लिए है। सीए इंटर वालों 2 मिनट तुम पानी वानी पियो, तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, सीएस एग्जीक्यूटिव वालों ध्यान से सुनना, तुम्हारे चैप्टर्स में सीएमएसएल और कंपनी लॉ, इन दोनों को मिलाकर 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है बुक क्लोजर का और एक आता है रिकॉर्ड डेट का। रिकॉर्ड डेट क्या होता है, कंपनी जब एक दिन के लिए अपना रजिस्टर को बंद करती है
उसको हम लोग रिकॉर्ड डेट बोलते हैं। कभी कभी कंपनी डिपॉजिटरी को भी बोलती है कि आप अपना रजिस्टर बंद कर दीजिए, तो डिपॉजिटरी जो है एक दिन रिकॉर्ड डेट डिसाइड करता है और वो पहले बता देता है कि इस दिन जो मेंबर होंगे उनको ही कॉर्पोरेट बेनिफिट्स मिलेगा। तो वो जब एक दिन के लिए बता देता है कि इस दिन वाले को ही हम लोग मानेंगे मेंबर्स, तो वो एक दिन रिकॉर्ड डेट कहला जाता है, ठीक है। और कंपनी जब एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बुक को क्लोज कर देता है तो उसको हम लोग बुक क्लोज करते हैं, जिसमें एक दिन से ज़्यादा के लिए बुक बंद किया जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ के रखना है। चलो हो गया। सीए इंटर वालों वापस आ जाओ, तुम्हारा भी अब यहाँ से शुरू है। अब देखो, जब भी कंपनी बुक अपना क्लोज करेगा तो एटलीस्ट मिनिमम 7 दिन पहले, या कोई भी लेसर पीरियड अगर सेबी ने स्पेसिफाई किया है लिस्टेड कंपनी के लिए, लेकिन एटलीस्ट जो है मिनिमम 7 दिन से पहले तुमको बताना होगा कि कंपनी इस दिन से लेकर इस दिन तक बुक क्लोज करेगा, ठीक है। रूल 10 आता है, वही सेम बात बोलता है, रजिस्टर क्लोज करने से पहले 7 दिन प्रीवियसली नोटिस देना होता है, ठीक है। अगर कंपनी लिस्टेड है तो कंपनी को एक एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है पब्लिकली, पब्लिक को बताना पड़ता है कंपनी को, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज प्लस वेबसाइट पे भी, कि कंपनी इस दिन से इस दिन तक बुक क्लोज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसको पब्लिक नोटिस देने का जरूरत नहीं है। हाँ, 7 दिन पहले मेंबर्स को नोटिस तो जाएगा, बट पब्लिक नोटिस जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू दिया जा रहा है न्यूज़पेपर में, वो देने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाता है सेक्शन 91 सब सेक्शन 2, बात करता है पेनल्टी के बारे में। अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है, कंपनी और ऑफिशियल डिफॉल्ट, 5000 रुपीज़ पर डे अप टू 1 लाख रुपीज़ तक तुम पे पेनल्टी लगाया जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ ध्यान रखो, ये जो पेनल्टी है ना, ये कंपाउंड हो सकता है अंडर सेक्शन 441, ठीक है। ये अभी ना सीए एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ना सीए इंटर का पार्ट है, तुम्हें अभी ये सब ध्यान नहीं देना। चलो ठीक है, बस मैंने बता दिया। कंपाउंड मतलब कि क्या बोलूँ, कि मतलब तुम जा सकते हो एनसीएलटी वगैरह के पास और उनको बोल सकते हो कि आप पेनल्टी ले लीजिए और ये जो प्रोसीडिंग वगैरह है ये सब में हमको मत पढ़ाइए, ठीक है। चलो सेक्शन 92 अब आ जाता है, जो बात करता है एनुअल रिटर्न के बारे में। सेक्शन 92 किसके बारे में बात करता है? एनुअल रिटर्न के बारे में। हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है आरओसी को, सब सेक्शन 1 यही बोलता है। और ये एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में जाएगा? तो MGT 7 के फॉर्म में जाएगा। रूल 11 यहाँ पर कनेक्ट होता है और ये बात हमें बताता है, ठीक है। उसके अलावा रूल 11 एक चीज़ और बताता है कि OPC और स्मॉल कंपनी को MGT 7A के अंदर जो है भेजना पड़ता है एनुअल रिटर्न, यानी इनके लिए 7 है और इनके लिए 7A है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एनुअल रिटर्न में क्या क्या कंटेंट होंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि एनुअल रिटर्न में क्या क्या कंटेंट होंगे, तो ध्यान से देखना। सबसे पहला पार्टिकुलर्स होगा रजिस्टर ऑफिस का, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ है, प्रिंसिपल बिजनेस कहाँ है, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनीज है अगर उनके तो उनके डिटेल्स रहेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना होगा। उसके अलावा मेंबर और डिवेंचर होल्डर अगर उनमें कोई चेंजेस होता है तो वो बताना होगा। उनके प्रमोटर डायरेक्टर KMP उनमें कोई चेंजेस होता है तो वो बताना पड़ता है। कितने मेंबर्स की मीटिंग हुई, कितनी क्लास मीटिंग हुई, कितने अटेंडेंस आए, वो बताना होता है। रेम्युनरेशन क्या दिया जा रहा है उनके डायरेक्टर्स और KMP को, ठीक है। क्या क्या पेनल्टी या पनिशमेंट इम्पोज हुआ है कंपनी पे या फिर डायरेक्टर पे या किसी भी ऑफिसर पे, और कितने ऑफेंस कंपाउंड किए गए हैं वो बताना होता है, ठीक है। कितने सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लाइंसेस जो है वो उसके रिलेटेड हमें बात बतानी पड़ती है। उसके अलावा कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने शेयर्स होल्ड करके रखा है तो उसके बारे में बताना होता है। एंड अदर जो भी डिटेल प्रिस्क्राइब्ड है एनुअल रिटर्न में, ये सारी बातें हमें बतानी होंगी। कुछ चीज़ें तो तुम्हें अच्छे से याद हो गई होंगी, जैसे रेम्युनरेशन वाले डिटेल्स वगैरह। कुछ चीज़ याद नहीं होगी तो देखो कम से कम 6-7 पॉइंट तो पढ़ के जाना, ठीक है। कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट है, कम से कम 6-7 तो कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे रजिस्ट्रार पे, बट इस पर साइन कौन करेगा? तो साइन देखो इस पर डायरेक्टर प्लस है यहाँ पे, यानी डायरेक्टर और एंड कंपनी सेक्रेटरी दोनों करेंगे। डायरेक्टर भी करेगा और कंपनी सेक्रेटरी भी करेगा। बट ध्यान रखना, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है किसी कंपनी में तो फिर वो एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास जाएगा और उससे साइन करवाएगा, ठीक है। फिर इसका प्रोवाइजो आ जाता है। OPC के केस में आपको थोड़ा सा एग्जम्पशन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? OPC और स्मॉल कंपनी के केस में आपको एग्जम्पशन ये मिलता है कि आपको या तो CS साइन कर दे या फिर कोई भी डायरेक्टर साइन कर दे, यानी यहाँ पर और का ऑप्शन है। इस बाकी सब नॉर्मल कंपनी के लिए क्या है?
दोनों साइन करेंगे, ठीक है। सीएस नहीं है तो पीसीएस से करवाओ, लेकिन यहाँ पर ओपीसी और स्मॉल कंपनी में पहले आपको सीएस से करवाना, और अगर आपके पास सीएस नहीं है तो ऑब्वियस सा बात है आप किसी डायरेक्टर से भी करवा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रोवाइजो देख लो, सीजी जो है वो ये प्रिस्क्राइब कर सकता है कि ओपीसी, स्मॉल कंपनी और अदर कोई कंपनी जिसको प्रिस्क्राइब करे सीजी, वो एब्रीज्ड फॉर्म फाइल करेगा एनुअल रिटर्न का, यानी समरी फॉर्म जो है एनुअल रिटर्न का फाइल करेगा। नॉर्मल कंपनी सारा डिटेल देगी, वहीं ओपीसी, स्मॉल कंपनी और कोई भी प्रिस्क्राइब कंपनी, क्या सीजी ने प्रिस्क्राइब किया है? हाँ, स्टार्टअप्स, तो इन सारे कंपनी को जो है ना एवरेज्ड फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, यानी समरी फॉर्म, ठीक है। इनको थोड़ा सा बर्डन कम दिया गया है, ठीक है। 92 सबसेक्शन 2 क्या आता है, वो क्या बोलता है, लिस्टेड कंपनी और कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंपनी को एनुअल रिटर्न को सर्टिफिकेशन भी करवाना होता है। सारे कंपनी को नहीं करवाना है। कौन कौन? लिस्टेड कंपनी प्लस रूल 11 आता है, वो बोलता है कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, इनको सर्टिफिकेशन करवाना होता है पीसीएस के द्वारा, और डिस्क्लोज करना होता है कि एनुअल रिटर्न में जितने भी कंटेंट है वो फेयर एंड एडुकेट है, ठीक है। और ये जो पीसीएस सर्टिफाई करेगा ये एमजीटी 8 में अपना सर्टिफिकेशन देगा। यहाँ ये सब कुछ सही है, फेयर तरीके से हुआ एमजीटी 8 में, ठीक है। फिर सेक्शन 92 सबसेक्शन 3 आता है कि हर कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न वेबसाइट पे रखना होगा, अगर उनके पास वेबसाइट है तो, और वेबसाइट का लिंक जो है एनुअल रिटर्न जिसमें दिया गया है वो एनुअल रिटर्न में भी डिस्क्लोज करना होता है और बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है। फिर आ जाता है सेक्शन 92 सबसेक्शन 4 और इसके साथ रूल 12 कनेक्ट होता है। वो क्या बोलता है कि एनुअल रिटर्न फाइल करना है हर साल, बट कब? तो विद इन 60 डेज फ्रॉम एजीएम के 60 दिन के अंदर अंदर एनुअल रिटर्न तुमको फाइल करना होगा। क्वेश्चन ये आता है, मान लो एजीएम ही नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में फाइल तुमको 60 डेज के अंदर अंदर ही करना होगा। जिस दिन एजीएम तुम्हारा लास्ट हो जाना चाहिए उस दिन से 60 डे तुम काउंट कर लो, और एनुअल रिटर्न में तुमको ये भी बताना होगा रीज़न कि तुमने अभी तक एजीएम किया क्यों नहीं है, ठीक है। और प्लस फी भी तुम पे लगेगा, ऑब्वियस बात है रूल 12 में फ़ी दिया गया है। 92 सबसेक्शन 5 वो आता है, वो बोलता है कि कंपनी अगर कोई डिफॉल्ट करता है अंडर सेक्शन 92 सबसेक्शन 4, ठीक है, तो कंपनी एंड ऑफिशियल इन डिफॉल्ट पेनल्टी उन पे लगेगा 10,000 से ₹100 पर डे, और मैक्सिमम कंपनी पे 1,00,000, ऑफिशियल इन डिफॉल्ट पे 50,000। सबसेक्शन 4 क्या है ये देख लो, अगर 60 दिन के अंदर आप फाइल नहीं करते हो एनुअल रिटर्न, ठीक है। सबसेक्शन 6 क्या बोलता है, अगर पीसीएस सर्टिफाई कर रहा है और वो इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 92 नहीं है, यानी जो एमजीटी 8 में सर्टिफिकेशन पीसीएस ने दिया हुआ है वो अगर सही नहीं दिया तो वो पेनल्टी उसको भी लगेगा 2,00,000 का, सीधी बात है। इसलिए यहाँ पर पीसीएस बहुत ज़्यादा सही तरीके से वो काम करते हैं, क्यों? क्योंकि उन पर 2,00,000 का पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, ध्यान से देखना। आईएफसी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी पे सबसेक्शन 3 वेबसाइट वाली बात अप्लाई नहीं होती, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के केस में एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन ड्रॉन बाय डायरेक्टर, यहाँ पे केएमपी की बात नहीं होती, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सिर्फ देख लो, याद बात करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है, स्टार्टअप को भी प्रोवाइजो में इंक्लूड किया गया है, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो उनको भी या तो सीएस या तो डायरेक्टर साइन करेंगे, ठीक है। बट ध्यान रखना, अगर स्टार्टअप ने कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया है अंडर सेक्शन 92, यानी एनुअल रिटर्न अभी ये जो सेक्शन पढ़ा है इसमें कोई डिफ़ॉल्ट किया है, या सेक्शन 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में अगर कोई डिफ़ॉल्ट किया है इस सेक्शंस में, तो फिर उन पर ये एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगा, तब उनको नॉर्मल कंपनी जैसा ट्रीट किया जाएगा। ये एग्जम्पशन उनको तभी मिलेगा जब उन्होंने यहाँ पर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो, ठीक है। बस हो गया। उसके बाद अब हमें सिर्फ 2 सेक्शंस करने हैं, सेक्शन 89 और 90, ये दोनों इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, टाइम लग सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन 89, और इसके साथ हमें रूल 9 कनेक्ट करके पढ़ना होता है। सबसे पहले लॉजिक समझ लो कि सेक्शन 89 बोलता क्या है। देखो, कंपनी में ना 2 तरह के ऑनर होते हैं, एक होते हैं रजिस्टर ऑनर और एक होते हैं बेनिफिशियल ऑनर। अब तुम बोलोगे यार हमने तो सुना है कि जिसने शेयर परचेस किया वो ऑनर होते हैं, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 तरह के ऑनर होते हैं, एक रजिस्टर और एक होते हैं बेनिफिशियल। रजिस्टर ऑनर किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना। एक इंसान जिसका नाम आरओएम में इंटर किया गया है वो रजिस्टर ऑनर होगा, बट उसका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या है, तो उसके लिए एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं। मान लो रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी है, मान लो क्या रियल में ही है, रिलायंस नाम का एक कंपनी, ठीक है।
और एक कंपनी है, मान लो मेरी कंपनी है एकेजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब मान लो रिलायंस क्या कर रहा है, मेरे कंपनी को परचेस कर रहा है, ठीक है, और 100% शेयर्स जो है कंपनी के खरीद रहा है। रिलायंस पूरा मेरे कंपनी को अपना होली ऑन सब्सिडरी बना रहा है, यानी 100% जो है एकेजी प्राइवेट लिमिटेड का शेयर्स किसके पास होगा, रिलायंस लिमिटेड का। यानी एकेजी प्राइवेट लिमिटेड का ऑनर कौन होगा, यानी मेंबर कौन होगा, सिर्फ रिलायंस लिमिटेड। बट याद करो सीए फाउंडेशन में तुमने पढ़ा था कि मिनिमम 2 मेंबर्स का रिक्वायरमेंट होता है एक प्राइवेट कंपनी को ओपन करने के लिए, यानी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 200। याद है सीए फाउंडेशन में हमने इसका डिफिनेशन भी किया है। तो मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 2। अब इस केस में देखो रिलायंस लिमिटेड पूरा 100% परचेज कर रहा है, तो यानी एकेजी प्राइवेट लिमिटेड का 100% किसके पास है, रिलायंस लिमिटेड के पास। यानी एक ही ऑनर है अभी एकेजी प्राइवेट लिमिटेड का, और वो है रिलायंस। क्या यहाँ पे लॉ का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे लॉ का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, क्योंकि मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और यहाँ तो सिर्फ रिलायंस है। तो इसी को देखते हुए रिलायंस क्या करेगा, 99 शेयर्स जो है, यानी 99 शेयर्स जो है वो अपने नाम पे कर लेगा, अपने नाम पे 99 शेयर लेगा, और एक शेयर जो है, एक शेयर वो अपने किसी डायरेक्टर के नाम पे कर देगा। तो जब एकेजी प्राइवेट लिमिटेड अपना आरओएम बनाएगी तो उसमें वो 99 शेयर्स किसके पास है, रिलायंस के पास, ये दिखाएगी, और एक शेयर किसके पास है, डायरेक्टर के पास, ये दिखाएगी। तो ये जो है ये दोनों के नाम आरओएम में होंगे, तो इनको हम लोग रजिस्टर्ड ऑनर बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, 99 शेयर्स रिलायंस के हैं, 99 शेयर्स पे वोटिंग पावर किसका, रिलायंस का। डिविडेंड किसको मिलेगा, रिलायंस को मिलेगा। ऑब्वियस बात है जिसका शेयर्स है उसी को मिलेगा। लेकिन मान क्या लो, लेकिन एक शेयर जो डायरेक्टर होल्ड कर रहा है, क्या इस एक शेयर के लिए डायरेक्टर ने पैसे पे किए हैं, द आंसर इज नो। डायरेक्टर में पैसे दिए हैं, नहीं। रिलायंस ने ही अपने पैसे दिए, 100% खरीदा, और एक शेयर बोला इसके नाम पे कर दो, यानी डायरेक्टर के बिहाफ पे पैसे किसने दिए, रिलायंस ने दिए। तो क्या अब तुम खुद बोलो, इस एक शेयर पे जो डिविडेंड मिलेगा क्या वो इस डायरेक्टर को मिलना चाहिए, या इस पे जो वोटिंग राइट मिलेगा क्या इस डायरेक्टर को मिलना चाहिए। तुम खुद लॉजिक से सोचो, जब डायरेक्टर ने इस शेयर के लिए पैसे ही नहीं दिए हैं, सारा पैसा सारा कंसिडरेशन रिलायंस ने दिया है, और रिलायंस ने बोला कि क्योंकि लॉ का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, तो लॉ को कंप्लीट करने के लिए, लॉ का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, लॉ को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक शेयर जो है वो अपने डायरेक्टर के नाम पे कर देंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा सिंपल सा क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर ये शेयर का पैसा हमने दिया ही नहीं तो फिर हमें ये सारे कॉर्पोरेट बेनिफिट्स मिलेंगे क्यों, ऑब्वियस सा बात है। तो यहाँ पर वही वाली बात है, यहाँ पे भले ही ये एक शेयर का रजिस्टर ऑनर डायरेक्टर है, बट इसका बेनिफिशियल ऑनर पता है कौन है, रिलायंस है। यानी डिविडेंड, वोटिंग राइट, सारा एक्सरसाइज राइट, जितने भी राइट हैं इस एक शेयर पे वो रिलायंस ही एक्सरसाइज करेगा, बस नाम डायरेक्टर का है। आप समझ में आया बेनिफिशियल ऑनर रजिस्टर ऑनर में डिफरेंस। बेनिफिशियल ऑनर क्या होता है, इसका नाम नहीं होता है आरओएम में, लेकिन जो आरओएम में रजिस्टर ऑनर है उसका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है वो कंट्रोल करता है। ये बात हमें समझ में आ गई। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, रजिस्टर ऑनर क्या होता है, बेनिफिशियल ऑनर क्या होता है। अब हम लोग सीधा सेक्शन पे आएंगे और 89 हमारा लगभग खत्म हो चुका है लॉजिक में ही। देखो सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, जिस भी पर्सन का नेम है आरओएम में बट वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर रहा है, यानी इन सिंपल यहाँ पे डायरेक्टर वाले की बात हो रही है, डायरेक्टर वालों की बात हो रही है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो एक डिक्लेरेशन देगा जिसमें वो अपना डिटेल देगा, और जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है उनके शेयर्स पे उनका डिक्लेरेशन देगा, किसको देगा, कंपनी को देगा। रूल 9 यहाँ पर कनेक्ट होता है, वो बोलता है ये जो डिक्लेरेशन देगा वो इंसान वो 30 दिन के अंदर अंदर देगा, ठीक है। जैसे उसका एंट्री हो जाएगा आरओएम में नाम, ठीक है, और वो डिक्लेरेशन का फॉर्म क्या होगा, MGT4, ठीक है। फिर सबसेक्शन 2 आता है, वो बोलता है कि बेनिफिशियल ऑनर भी डिक्लेरेशन देंगे कंपनी को, यानी रजिस्टर ऑनर तो दे ही रहे, डायरेक्टर तो दे ही रहा है कि भाई ये देख ये शेयर भले ही मेरे नाम पे बट मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा रिलायंस भी एक, जो क्योंकि बेनिफिशियल ऑनर है तो वो भी एक डिक्लेरेशन देगा और बोलेगा कि देखो ये सारे डिटेल्स हैं और इन शेयर्स पे जो है
मेरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, ठीक है। और ये डिक्लेरेशन MGT 5 में जाएगा और वो भी 30 दिन के अंदर अंदर जाएगा जैसे ही उसको इंटरेस्ट एक्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर कोई भी चेंजेस होता है अगर रजिस्टर ऑनर में या बेनिफिशियल ऑनर में, तो वो सारे चेंजेस के बारे में भी रजिस्टर ऑनर या बेनिफिशियल ऑनर बताएगा कंपनी को, ठीक है, वो भी 30 दिन के अंदर अंदर। अगर रजिस्टर ऑनर में चेंज हुआ है तो MGT 4 और अगर बेनिफिशियल ऑनर में कोई चेंजेस आया है तो MGT 5, ठीक है। सबसेक्शन 4 बोलता है कि CG जो है रूल्स बना सकता है कि आखिर डिस्क्लोज करना कैसे है, ठीक है, इसके लिए रूल्स बना सकता है CG। सबसेक्शन 5 आता है कि पर्सन ने अगर कोई डिफॉल्ट किया 1, 2, 3 में तो पेनल्टी 50,000 रुपीज़ 200 पर डे, मैक्सिमम 5 लाख तक आप पे पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया इंसानों का काम खत्म। यानी अभी तक जिस इंसान को बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड, मतलब जिस इंसान ने एक्वायर किया बेनिफिशियल इंटरेस्ट या जिस इंसान ने रजिस्टर ऑनर जैसा अपने आप को एंट्री करवाया है ROM में, उनका काम खत्म हो चुका है, वो इतने ही डिक्लेरेशन देंगे। अब जो सबसेक्शन 6 आता है वो अब कंपनी के बारे में बात करता है कि कंपनी को जैसे ही ये डिक्लेरेशन मिल गया, MGT 4 और 5 मिल गया, ठीक है, कंपनी क्या करेगा, उसको नोट कर लेगा और उसके बाद ROC को फाइल कर देगा 30 दिन के अंदर अंदर, किसमें, MGT 6 में। यानी MGT 4 मिलेगा हमें रजिस्टर ऑनर से, MGT 5 हमें मिलेगा बेनिफिशियल ऑनर से, फिर कंपनी उनको नोट करेगा और MGT 6 में ये चीज़ किसको दे देगा, ROC को दे देगा। अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया तो कंपनी पे 1000 पर डे करके कंपनी पे मैक्सिमम 5 लाख और ऑफिशियल डिफ़ॉल्ट पे 2 लाख रुपये आप पे लग जाएंगे, ठीक है। अगर बेनिफिशियल ऑनर अपना इंटरेस्ट के बारे में डिक्लेरेशन नहीं देता है तो वो कोई भी राइट जो है एक्सरसाइज ही नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। और कंपनी का ऑब्लिगेशन होता है कि वो डिविडेंड पे करेगा रजिस्टर ऑनर को। इवन डिक्लेरेशन नहीं भी फाइल होता है तो कंपनी क्या करेगा, जो रजिस्टर ऑनर है उनको डिविडेंड पे कर देगा, ठीक है। अब देखो सबसेक्शन 10 क्या बोलता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए और सेक्शन 90 के लिए बेनिफिशियल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, जो अभी मैंने बताया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट के थ्रू, राइट इंटाइटलमेंट के थ्रू एक्सरसाइज कर रहा है सारा राइट्स जो अटैच है शेयर्स के पास, या पार्टिसिपेट कर रहा है डिविडेंड में या डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रॉफिट्स वगैरह, तो ये सारे राइट्स अगर हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अरेंजमेंट के थ्रू तो वो सब क्या हो जाएंगे, वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट माने जाएंगे इस सेक्शन और सेक्शन 90 के लिए, ठीक है। सबसेक्शन 11 आता है, वो क्या बोलता है, CG जो है नोटिफिकेशन देके कुछ क्लासेस ऑफ पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकता है इस सेक्शंस को कंप्लायंसेस से, एक्सेप्ट सेक्शन 10, क्योंकि इसमें तो ऑब्वियस बात है डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्यों कर सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, विथ और विदाउट कंडीशन। अब कुछ एग्जाम्पशन सुन लो। सेक्शन 89 गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई ही नहीं होता, बस ध्यान रखना, अगर गवर्नमेंट कंपनी ने सेक्शन 92 या 137 का डिफ़ॉल्ट किया है तो उन पर ये अप्लाई हो जाएगा, अगर डिफ़ॉल्ट नहीं किया है तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा IFC पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में 30 दिन के अलावा 60 दिन है, यानी यहाँ जो सबसेक्शन 6 दिया हुआ है, ठीक है, सबसेक्शन 6 दिया हुआ है, ये 30 दिन में ना फाइल करके उनके पास 60 डेज़ का टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम उनको प्रोवाइड किया गया है। फिर यहाँ पे रूल 9 और भी कुछ बातें बोलती हैं, ध्यान से सुन लो, ठीक है। कंपनी ना एक पर्सन को डेजिग्नेट करेगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने को ROC को, ठीक है। अब इस पर्पस के लिए कंपनी किसको डेजिग्नेट करेगा, तो देखो कोई CS है तो उसको कर दो, वो नहीं है तो KMP को करो, और अगर KMP भी नहीं है तो सारे डायरेक्टर को, ठीक है। जब तक ये पर्सन डेजिग्नेट नहीं हो जाते तो इनको जो है डेजिग्नेट पर्सन, डीम्ड डेजिग्नेट पर्सन माना जाएगा। जब ऊपर वाले इनमें से कोई डेजिग्नेट हो जाएंगे तो फिर इनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। कौन कौन, CS है तो CS, अगर नहीं है तो हर MD, मैनेजर, और वो भी नहीं है तो सब सारे डायरेक्टर, ठीक है। फिर रूल 9 सब रूल 7 क्या बोलता है कि हर कंपनी ना इन्फॉर्म करेगा डिटेल्स ऑफ एवर पर्सन इन एनुअल रिटर्न, ये सारे पर्सन्स का जो है ना डिटेल एनुअल रिटर्न में भी तुमको मेंशन करना होगा, सेक्शन 92 में हमने ये देखा था, ठीक है। उसके अलावा कंपनी अगर कोई चेंज होता है ये डेजिग्नेटेड पर्सन में तो ये भी ROC को इंटीमेट करके, यानी बताना पड़ता है, और किस फॉर्म में, GNL 2 के फॉर्म में कंपनी को ROC को बताना होगा कि ये डेजिग्नेट पर्सन में ये चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा लास्ट सेक्शन और सबसे बड़ा सेक्शन कह सकते हो तुम, और थोड़ा ट्रिकी भी है समझना, बाकी इसके अलावा तुम्हारा ये चैप्टर हो चुका है पैकअप, ठीक है। सेक्शन 90 बात करता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर। तुमने ये बेनिफिशियल ऑनर का मतलब तो समझ लिया है, अब ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना। सबसेक्शन 1 आता है, वो क्या बोलता है, अगर कोई इंडिविजुअल एक्टिंग कर रहा है अलोन, टुगेदर, ट्रस्ट या PRI किसी भी फॉर्म में,
और वो होल्ड कर रहा है एटलीस्ट 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या अदर परसेंटेज जो प्रिस्क्राइब किया गया है, या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द कंपनी, तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर बोलेंगे। इन सिंपल अगर मैं बोलूँ, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा परसेंटेज का इन्फ्लुएंस होल्ड कर रहा है, तो उसको हम लोग SBO बोलते हैं, यानी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर। ठीक है, क्योंकि उसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है कंपनी पे। अभी ऐसे पर्सन को SBO इन्फ्लुएंस, जो ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर हैं, इनको डिक्लेरेशन देना होगा कंपनी को और स्पेसिफाई करना होगा इनको, उनका सारा पार्टिकुलर नेचर वो कैसा है, कितने साल से उन्होंने एक्वाइजेशन किया है, ये सारे डिटेल्स उनको देने होंगे सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 के अंदर। ठीक है, अब तुम ये खुद सोचो कि यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया क्यों जा रहा है, क्योंकि अगर कोई इंसान मान लो 25% होल्ड कर रहा है, ठीक है, 25% होल्ड कर रहा है, SR पास करने के लिए चाहिए 75%। ठीक है, मान लो कोई इंसान 26% होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि ये इंसान SBO है, तो भाई ये अकेले दम पर जो है इसको SR पास करने से किसी भी कंपनी को रोक सकता है। तो क्योंकि इसका भयानक इन्फ्लुएंस रहेगा कंपनी पे, तो यहाँ पर कंपनी बोलता है सीधा कि अगर आप SBO हैं, आपके पास खतरनाक इन्फ्लुएंस है कंपनी पे, तो आप हमें डिस्क्लोज करिए, ताकि कंपनी को पता हो कि हमारे ज़्यादा शेयर्स किसके पास हैं। ठीक है, चलो प्रोवाइजो है कि CG एग्जाम्प्ट कर सकता है, वो देख लो। सेक्शन 90 जो है ये गवर्नमेंट कंपनी पर अप्लाई नहीं होता, सेम वही बात है, कोई डिफ़ॉल्ट होगा तो अप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर रूल 2 लग जाता है ऑफ कंपनी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर्स रूल 2018। ध्यान से समझना, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर लिख लो। बाकी जितने सेक्शंस पढ़े उसमें जो रूल्स लगे हैं वो रूल लगे हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2040। बाकी जितने भी सेक्शंस अभी मैंने पढ़ा है इस चैप्टर में, उन पे ये रूल लगा है। ठीक है, और एक यहाँ पर जो सेक्शन 90 है, जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर की बात कर रहा है, वहाँ पर रूल 2 ऑफ SBO लग रहा है, यानी इसके लिए, इस सेक्शन के लिए एक सेपरेट से रूल भी बनाया गया है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर, सबसे पहले ये रूल डिफाइन करता है कि कौन होता है। तो देखो, कोई भी इंडिविजुअल जो अकेले या किसी के साथ मिलकर, ठीक है, 1 और मोर पर्सन या ट्रस्ट के फॉर्म में इनडायरेक्टली एटलीस्ट 10% होल्ड कर रहा है इन दी शेयर्स, या वोटिंग राइट में, या 10% ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड में राइट होल्ड कर रहा है, या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर बोलेंगे। अब ध्यान रखना, सबसेक्शन 1 ने बोला है एटलीस्ट 25%, और यहाँ पर बोल रहा है कि एटलीस्ट 10%। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, किसकी बात मानेंगे? ऑब्वियस सा बात है, हम लोग रूल्स की बात मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 1 में ही बोला गया है 25% ऑफ द पेड शेयर और एनी अदर परसेंटेज एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब क्या किया गया? 10% प्रिस्क्राइब किया गया, तो यहाँ पे हम लोग 10% को ही मानते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 वो क्या बोलता है? हर कंपनी रजिस्टर मेंटेन करेगी SBO का बैन 3 में। रूल 5 यहाँ पर लगता है। ये सारे रूल SBO वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक है, मैनेजमेंट वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखो रूल 5 सेक्शन 88 में भी लगा था। इंट्रीज वाली बात याद करो, अभी मैंने इसी क्लास में कराया है सेक्शन 88 वाला, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर रूल 5 वो वाला सोच लिया तो फिर गलत हो जाएगा, समझे? तो यहाँ पे SBO वाला रूल लग रहा है 90 में, बता देता हूँ मैं, ठीक है। हर कंपनी मेंटेन करेगा एक रजिस्टर ऑफ SBO जिसमें उनका ऑनरशिप डिटेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सब कुछ रहेगा। बैन 3 में ये रजिस्टर मेंटेन होगा, ठीक है। 90 सबसेक्शन 3 आता है, वो बोलता है ये जो रजिस्टर मेंटेन होगा ये ओपन होगा इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। और ये कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? कोई भी मेंबर फी देकर, ठीक है। रूल 5 आ जाता है, वो बोलता है इंस्पेक्शन का टाइम क्या होगा? रिजनेबल टाइम होगा, एटलीस्ट 2 घंटे देने हैं, ठीक है। और मैक्सिमम फ़ी जो है 50 रुपये चार्ज किया जा सकता है ईच इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। फिर 90 सबसेक्शन 4 आ जाता है, प्लस रूल 4 कनेक्ट हो जाता है। वो क्या बोलता है?
हर कंपनी ना एक रिटर्न ऑफ एसबीओ आरओसी को फाइल करेगी 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही उसको डिक्लेरेशन मिल जाएगा। ठीक है, सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 बोलता है कि जो भी एसबीओ है वो डिक्लेरेशन देगा। तो जैसे ही डिक्लेरेशन वो देगा 30 दिन के अंदर अंदर बैंड 2 में आरओसी को ये बात बताना होगा। फिर यहाँ पे सेक्शन 90 सबसेक्शन 4A आता है, वो क्या बोलता है, कंपनी का ड्यूटी है कि वो रीजनेबल स्टेप ले और पता करे कि एसबीओ कौन है और उसको बोले कि कंपाइल करो इन सेक्शन से। कंपनी का ड्यूटी क्यों है, क्योंकि अगर कोई कंपनी में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होल्ड कर रहा है तो कंपनी को ये बात पता होनी चाहिए, इसलिए कंपनी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 के अंदर वो इंसान एसबीओ जो है वो डिक्लेरेशन नहीं दे रहा तो कंपनी को रीजनेबल स्टेप लेने होंगे और पता करना होगा कि आखिर कंपनी में एसबीओ है कौन। ठीक है, अब देखो 90 सबसेक्शन 5 इसके साथ रूल 6 कनेक्ट हो जाता है। हर रिपोर्टिंग कंपनी मतलब वो कंपनी जो एसबीओ खोज रहा है, मतलब जिसमें एसबीओ है। ठीक है, तो हर रिपोर्टिंग कंपनी क्या कर सकता है, किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन, चाहे मेंबर हो या मेंबर ना हो, उनको नोटिस दे सकता है और उनसे इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकता है, इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। ये नोटिस का फॉर्म याद रखना, बेन 4। ठीक है, और ये नोटिस मांगेगा, नोटिस भेजेगा और उसमें इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ठीक है, एनी पर्सन मतलब क्या, मतलब कंपनी एनी पर्सन क्या किसी को भी नोटिस भेज देगा, नहीं। कंपनी सिर्फ उसको नोटिस भेजेगा जिसमें कंपनी के पास एक रीज़न टू बिलीव है कि वही एसबीओ है, कंपनी को लग रहा है कि वो एसबीओ है, या फिर कंपनी को ऐसा लग रहा है कि वो इंसान के पास नॉलेज है और उसके पास आइडेंटिटी है कि एसबीओ है कौन कंपनी में। ठीक है, या फिर वो एक ऐसे इंसान को जानता है जो एसबीओ को जानता है। तो अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन है कंपनी के पास तो कंपनी उसको नोटिस भेजेगा कि इन्फॉर्मेशन दो हमको। ठीक है, या फिर कंपनी को ऐसा लग रहा है, कंपनी को पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि जिस इंसान को नोटिस भेजे है वो पिछले 3 सालों में कभी भी पिछले इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो कभी एसबीओ रहा है, तो कंपनी उसको भी नोटिस भेज के इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज देख लो, रिपोर्टिंग कंपनी का ड्यूटी होता है कि वो एसबीओ को आइडेंटिफाई करे और उनको बोले कि आप डिक्लेरेशन दे, और डिक्लेरेशन बैन 1 में दिया जाता है। ध्यान रखना, सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 में जो बातें बोली गई है कि हर एक एसबीओ डिक्लेरेशन देगा कंपनी को, वो बैन 1 में देता है। ठीक है, फिर यहाँ पे रूल 2A ऑफ एसबीओ रूल कनेक्ट होता है, वो क्या बोलता है, सबसे पहला ऑब्लिगेशन तो एसबीओ का है कि आप अपने आप को डिक्लेयर करिए, कंपनी को बताइए। अगर वो नहीं बताता हो तो फिर दूसरा ऑब्लिगेशन कंपनी का कि आइडेंटिफाई करिए और उसको बोलिए बैन 1 फाइल करने। ठीक है, अब रूल 3 ये वाला जो है यहाँ पर तुमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ट्रांजेक्शन पीरियड है। ठीक है, सीधा यहाँ पर रूल 3 क्या बोलता है, अगर कोई एसबीओ बनता है या एसबीओ में कोई चेंजेस आता है तो एक डिक्लेरेशन बैन 1 में जाता है 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। फिर सेक्शन 90 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है, जो भी इन्फॉर्मेशन सबसेक्शन 5 के अंदर मांगा गया है, यानी बैन 4 फाइल करके जो मांगा गया है, वो इन्फॉर्मेशन 30 दिन के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए कंपनी को। ठीक है, सेक्शन 90 सबसेक्शन 7 आता है, वो क्या बोलता है, अगर कोई पर्सन इन्फॉर्मेशन नहीं देता स्पेसिफाइड टाइम में या सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो उसके इस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी, 15 दिन के अंदर अंदर सीधा ट्राइब्यूनल चली जाएगी। ट्राइब्यूनल जो है रूल 7 के हिसाब से ये सारे ऑर्डर पास कर देगा। क्या क्या पास करेगा, शेयर ट्रांसफ़र पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, डिविडेंड पे रोक लगाया जा सकता है, वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, कोई भी अदर रिस्ट्रिक्शन, और रिस्ट्रिक्शन डालने से पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और 60 दिन के अंदर अंदर रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर पास कर देगा। सेक्शन 90 सबसेक्शन 8 रूल 7 और सेक्शन 90 सबसेक्शन 7 ये सारे कनेक्ट होके एक साथ पढ़ना है। ठीक है, फिर सबसेक्शन 9 आता है, वो क्या बोलता है, अगर इस ऑर्डर से कोई कंपनी खुश नहीं है या कोई एग्रीव्ड पार्टी है तो वो ट्राइब्यूनल को 1 साल के अंदर अंदर रिलैक्सेशन के लिए फाइल कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना 1 साल तक ही फाइल कर सकते हो, 1 साल के बाद तुम फाइल नहीं कर सकते। अगर तुम 1 साल तक फाइल नहीं करोगे तो जो भी शेयर्स होंगे वो IEPF अकाउंट में चले जाएंगे। ये अकाउंट क्या है, ये डिविडेंड वाले चैप्टर में मैं समझाऊंगा, अभी बस इतना समझ लो, 1 साल के बाद शेयर्स जो है सीधा गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फिर 90A आता है कि सीजी जो है सेक्शंस के लिए रूल बना सकता है। फिर 90 सबसेक्शन 10 क्या बोलता है, अगर तुम डिक्लेरेशन नहीं दोगे, यानी अगर वो इंसान एसबीओ डिक्लेरेशन नहीं देगा, क्योंकि उसका भी ऑब्लिगेशन है डिक्लेरेशन देना, वो अगर डिक्लेरेशन नहीं देगा तो पेनल्टी लगेगा 50,000 रुपीज़ 1,000 पर डे अप टू 2 लाख। ठीक है, अब सबसेक्शन 11 क्या बोलता है, अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया 2, 4 और 4A के अंदर तो कंपनी पे 1,05,000 रुपये पर डे 5 लाख,
ऑफिशियल इन डिफॉल्ट पे 25,000, 200 रुपये पर डे, मैक्सिमम 1 लाख। ठीक है, और ये सारे कॉन्ट्रावेंशन जो है कंपाउंडेबल हैं। ठीक है, फिर लास्ट सबसेक्शन सेक्शन 90 सबसेक्शन 12, ये क्या बोलता है, अगर कोई इंसान विलफुल्ली गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन को छुपा रहा है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उस सिचुएशन में उस पे पनिशमेंट लगेगा फ्रॉड का, सेक्शन 447, यानी तुम्हें फ्रॉड, और इसमें पता है 10 साल तक की जेल है, अप टू 10 ईयर्स तक की जेल है। तो यानी अगर तुम गलत इन्फॉर्मेशन दोगे, पेनल्टी तो बढ़ना ही होगा, उसके साथ ये पनिशमेंट भी तुम पे लग सकता है। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है हमारा लास्ट रूल 8, और हमारा चैप्टर पैकअप हो चुका है। रूल 8 बात करता है कि ये जो एसबीओ रूल है ये किस पे नहीं लगेगा। तो देखो, सबसे पहले आईपीएफ पे नहीं लगता। दूसरा, कोई होल्डिंग कंपनी है और उसने ऑलरेडी बेन टू फाइल कर दिया है तो उस पर भी नहीं लगेगा। ठीक है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी है, उन पे भी नहीं लगेगा। कोई रिपोर्टिंग कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट या कोई भी एंटिटी जो कंट्रोल हो रहा है पार्शली या होल्ली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एआईएफ है, रीट है, इनवीट है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो ये सब जो रजिस्टर हैं सेबी के साथ, इन पे भी नहीं लगेगा। उसका कोई इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो रेगुलेट हो रहा है आरबीआई, आईआरडीए या पेंशन फंड रेगुलेटरी या डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इन सब पे भी जो है एसबीओ रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है पैकअप। नोट्स तुम्हें नीचे मिल जाएंगे। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसके बाद हम इसके राइटिंग प्रैक्टिस सेशन करेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहो एंड बस पढ़ते रहो।